यस, वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है यश किशोर छाजेड़। मेरे बाजू में बैठे हैं मिस भाग्यश्री एंड मिस श्रुति। अभी अभी हाल फिलहाल इनका सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और दोनों ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिलाकर अपने पेरेंट्स का, अपना खुद का और क्लास का नाम बहुत रोशन किया है। तो उनका एक्सपीरियंस हम लोग जानना चाहते हैं कि ओवरऑल सीए इंटरमीडिएट की स्टडीज कैसे करना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स सी। सो भाग्यश्री एंड श्रुति, सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आया, आई होप वो एक या तो शॉक होगा या सरप्राइज होगा, क्योंकि रिजल्ट का टाइम इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया था इट इज़ गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड इन आफ्टरनून, बट सुबह सुबह ही उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया। सो आपका सबसे पहला इंप्रेशन क्या था कि रिजल्ट आने पर आपको कैसा फील हुआ, घर वालों को कैसा फील हुआ, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? वो सबसे एक्साइटमेंट वाला टाइम होता है हर एक बच्चे के लिए, मैं भी खुद उससे गुजर चुका हूँ, सो आई कैन फील। तो आप पहले तो वो शेयर करें सारे बच्चों के साथ कि रिजल्ट जब पास आता है तो कैसा फील होता है। मतलब वो मोमेंट तो बहुत ही अलग फील होता है। उस मोमेंट पे जब वो सक्सेसफुल दिखा ना, तब ऐसा लगा कि मतलब इट वाज वर्थ इट जो भी किया 9 महीने। पेरेंट्स तो मतलब मेरी मम्मी बहुत खुश थी, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो इट वाज मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हो गया। तो सीए के बारे में घर वालों को एक पता रहता है कि एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट है तो कुछ भी हो सकता है। तो फाउंडेशन के टाइम जब रिज़ल्ट आया था तो घर वाले रोने लग गए थे कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। लेकिन इंटर के टाइम इनको लगा कि इस बार तो पास हो जाएगी क्योंकि फाउंडेशन भी हो गई थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो इस बार घर वाले नहीं, मेरे को ही रोना आ गया क्योंकि फाउंडेशन का रिज़ल्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन इंटरमीडिएट का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रेडिक्ट करना, इसलिए। और सभी बहुत खुश थे। पेरेंट्स तो खुश होते ही है जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, और जैसे कि आपने पॉइंट किया कि फाउंडेशन का रिजल्ट तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट्स कम है, मैनेजेबल है, 12th के साथ रिलेट करता है। लेकिन इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट होता है डिफ़िकल्ट होता है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि क्या हमने लिखा है और कैसे हमें स्कोर आएगा। बट जैसे कि हमारे व्यूअर्स को अभी पता चलेगा कि आपके स्कोर्स तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सो वो भी प्रेडिक्टेबल ही था अगर एक एंगल से मैं कहूँ तो। ग्रेट। तो जैसे कि ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, आपका 11th स्टैंडर्ड से जर्नी ज्ञान सुमन एकेडमी के साथ जुड़ा है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ और सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस ज्ञान सुमन एकेडमी के साथ कैसा रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th 12 सीए फाउंडेशन, देन सीए इंटरमीडिएट, धुलिया में ही रहकर आपने सारे क्लासेस किए। सो व्हाट वाज योर व्यू ऑन दैट? पहले तो मतलब ऐसा था कि साइंस लेने वाली थी, लेकिन फिर बाद में सोचा कि शिफ्ट कर लूँ, कॉमर्स ले लूँ, क्योंकि साइंस में भी मतलब मुझे ऐसा कुछ मन से नहीं हो रहा था कि कुछ करूँ। तो फिर कॉमर्स में मैंने रिसर्च किया और घर पे मतलब किसी को इतना कुछ आइडिया था नहीं, तो फिर कॉमर्स ले लिया। और कॉलेज में फ्रेंडशिप हुई तो उनसे पता चला कि जीएसए पता चला जीएसए के बारे में, और फिर डेमो क्लासेस ली और आपकी टीचिंग मतलब बहुत ही पसंद आई, क्योंकि आप जो एग्जाम्पल्स देते थे, जिस तरह से समझाते थे, वो मतलब मैंने वैसा पहले कहीं नहीं देखा था। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद तो बस चलता ही गया, आपकी टीचिंग की मतलब आदत ही हो गई। वैसा मतलब कहीं पे कोई और सिखाता ही नहीं है वैसे, जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आप बताते हो। और जीएसए के साथ मतलब टीचिंग तो बहुत अच्छी थी आपका, जो भी आपने नॉलेज शेयर किया वो, और जो भी मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप्स बनी क्लास में, वो तो अनफॉरगेटेबल है मेरे लिए। मैं उन मेमोरीज, हाँ बहुत ही, वो कभी भूल नहीं सकती। वो मतलब ये 4 साल सम ऑफ द बेस्ट ईयर्स थे अभी तक तो मेरे लिए, और बहुत ही अच्छी, इट वाज अ वंडरफुल जर्नी।
तो सेम एज भाग्यश्री मेरा भी ऐसा ही था कि साइंस ही लेना है। फिर सोचा कि कॉमर्स के बारे में भी एक बार सोच के देखते। फिर क्लासेस का सवाल था। फिर मेरे को मालूम नहीं था कि दुनिया में कोई क्लासेस लेता है कॉमर्स की, क्योंकि कभी एडवर्टीजमेंट भी नहीं देखी थी। लेकिन लकीली उस ईयर आपने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दिया था, तो आपके बारे में पता चला। तो जैसे फिर सर से बात हुई तो फिर लगा कि कॉमर्स is the great thing to do. देन फिर क्लासेस ज्वाइन की 11 से आपके पास। देन कॉमर्स में भी इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ, और आपका टीचिंग स्टाइल तो बहुत ही अनफर्गेटेबल है। और एग्जाम्पल्स जैसे आप कनेक्ट करते हैं रियल लाइफ से, उससे बहुत अच्छा समझता है। और 11th और 12th जो होता है वो वही अपना फाउंडेशन होता है सीए की जर्नी के लिए, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा। फिर हमारी फाउंडेशन की क्लासेस 12th में जब शुरू हुई थी, तो 12th का भी सिलेबस उससे बहुत रिलेट कर रहा था, तो फाउंडेशन में में भी उससे बहुत हेल्प हुई। और फिर बाद में इंटरमीडिएट के लिए भी क्लासेस का ही सवाल था कि दुलिया में या फिर बाहर जाए। तो दुलिया में हमें बाकी की क्लासेस ऑनलाइन मिल गई, और 2 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स और कॉस्टिंग आपने ऑफलाइन ले ली, तो हमारा मतलब वो क्वेश्चन ही छूट गया कि अभी तो सेट है, मतलब जर्नी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर और आगे के जो हमारे क्लासेस थे उसमें ऐसा था कि 3 सब्जेक्ट्स डेली के ऑनलाइन चलते थे और एक हमारा यहाँ ऑफलाइन चलता था, तो उस वजह से वो बैलेंस हो जाता था। और यहाँ पे जो क्लासेस की मेमोरीज और फन, उससे बहुत हेल्प हुई कि जर्नी में हम मतलब वो नर्वस ना हो और कंटिन्यू कर पाए 9 महीने तक। मतलब जैसा कि अभी श्रुति ने कहा क्लासेस का, तो एक क्लास ऑफलाइन होने की वजह से जो फ्रेंड्स साथ में थे, तो उससे ना मेंटल हेल्थ भी थोड़ी बैलेंस हो गई, क्योंकि मतलब इस जर्नी में ज़्यादा वही रहता कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी हम इक्वल इम्पोर्टेंस दे। तो ऑफलाइन क्लासेस की वजह से वो बैलेंस आउट हो गया था। और ऑनलाइन में मतलब डिसिप्लिन थी, और ऑफलाइन की वजह से वो डिसिप्लिन और बढ़ गई, तो इसलिए इट हेल्प अ लॉट। क्योंकि आपके सारे क्लासेस ऑनलाइन अगर हो जाते हैं तो फिर वो एक जो एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे, बात कर रहे और उनसे समझ रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो एक लैक हो जाता है सारे क्लासेस ऑनलाइन करने में। तो उसमें अगर हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का अगर एक कॉम्बो बनाए तो वो बहुत बेटर होता है, और वही अपन ने ज्ञान सुमन एकेडमी में किया था। ग्रेट। जैसे कि श्रुति ने भी बोला, भाग्यश्री ने भी बताया कि उनके फाउंडेशन से लेकर इंटरमीडिएट तक की जो जर्नी थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फाउंडेशन में भी उन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। श्रुति ने स्कोर किया था 344 मार्क्स एंड भाग्यश्री ने स्कोर किया था 293 मार्क्स, विच वॉज फैंटाबुलस। सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स उनके बहुत अच्छे थे। सारे सब्जेक्ट्स फाउंडेशन में मैंने ही उन्हें पढ़ाए थे। तो वहाँ से आपका जो इंटरमीडिएट में आए आप लोग, और इंटरमीडिएट की फिर जो स्टडीज़ है, क्योंकि जनरली बच्चे फाउंडेशन बहुत इजीली करते हैं क्लासेस में, मैंने देखा है, लेकिन जब इंटरमीडिएट में आते हैं तो दे फेस प्रॉब्लम्स, रिजल्ट से भी प्रॉब्लम दिखता है, और कहीं ना कहीं उनकी स्टडीज़ मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम आपको 9 मंथ्स का ही मिलता है। तो कितना टाइम में वो स्टडी कंप्लीट होना चाहिए, क्लासेस कंप्लीट होना चाहिए, दोनों ग्रुप देना चाहिए या एक ही ग्रुप देना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो आप अपना वैल्यूएबल अगर इसमें इनपुट बच्चों को दे सको, हमारे व्यूअर्स को दे सको, तो उनको बहुत हेल्प होगी कि फाउंडेशन की स्टडीज से इंटरमीडिएट की स्टडीज में क्या फ़र्क होता है, और इंटरमीडिएट की स्टडीज दोनों ग्रुप की प्लान करनी चाहिए या स्टेप बाय स्टेप प्लान करना चाहिए, और उसको कब तक खत्म करना चाहिए जो 9 मंथ्स का स्टडी टाइम मिलता है उसमें। या आप तो इंस्टीट्यूट ने 3 अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो अटेम्प्ट भी आप आगे कर सकते हो क्या, उस पर थोड़ा सा आप अगर बताओ बच्चों को तो बेटर। तो मतलब फाउंडेशन में जब थे तो ऐसा सीनियर से सुनते थे इंटर के बारे में, तो ऐसा लगता था कि मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग फील होता था कि इतना है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। लेकिन मतलब ऐसा होता है कि जब इंटर में हम एंटर करते तो, और जब वो क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती तो शेड्यूल ही इतना पैक हो जाता है कि टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो वो स्टार्टिंग में अपने आप मैनेज हो जाता है, लेकिन बस वही है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से अगर करो तो फिर वो बराबर से हो जाता है मैनेज। और
बैकलॉग का प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं कि किसी का होता ही नहीं, वो होता है, लेकिन फिर बस उसे मैनेज भी हमें करते आना चाहिए कि ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। और क्लासेस जैन मतलब हमारी तो थोड़ी हमें स्टडी लीव के लिए थोड़ा कम टाइम मिला था, लेकिन मिड फेब या फिर फेब के एंड तक भी क्लासेस हो गई तो भी इट्स सफिशेंट। तो भी 2-2.5 महीने में हो जाती है दोनों ग्रुप्स की तैयारी। और मतलब स्टार्टिंग से प्रिपेयर तो हमें मेंटली बोथ ग्रुप्स के लिए करना ही चाहिए, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी पे भी होता है। लेकिन हम बोथ ग्रुप से एक ग्रुप पे शिफ्ट कर सकते, लेकिन फिर अगर हमने स्टार्टिंग से एक ग्रुप की मेंटेलिटी रखी ना तो फिर वो बाद में बोथ ग्रुप्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग से मतलब मेरा ये प्रेफरेंस था कि मैं बोथ ग्रुप्स ही दूंगी। अगर बाद में ऐसा लगा कि नहीं हो रहा मैनेज तो फिर आई कैन शिफ्ट, लेकिन स्टार्टिंग से तो मेरा था कि बोथ ग्रुप्स ही दूंगी। और मतलब हो गया, आपका गाइडेंस था, आपने बहुत ही मोटिवेट किया, तो फिर उससे हेल्प हो गई थी बहुत। तो फाउंडेशन और इंटर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। फाउंडेशन में ऐसा रहता है कि जब अपना मन होता तब हम पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इंटर में ऐसा हो जाता है, वो कंपलसरी हो जाता है कि पढ़ना ही पड़ेगा 9-10 घंटे तो रोज़ का है ही, उससे ज़्यादा हमें करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी, तो ही हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिलेगा। तो वही है कि इंटरमीडिएट में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपकी जब इच्छा हो तब आप पढ़े, उससे रिज़ल्ट शायद कुछ और होता। और बोथ ग्रुप्स का अगर सोचे तो जैसे सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि आपको दोनों ग्रुप्स के लिए ट्राई करना ही है, तो फिर हमने बाद में कुछ सोचा नहीं। लेकिन जैसे क्लासेस हो जाती है तो लगता है कि क्योंकि हमें 2 ही महीने की प्रेप लीव मिली थी तो ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन सर ने बहुत मोटिवेट किया, तो इस वजह से हमने पहली हमारी स्टडीज़ भी ख़त्म की और उसके बाद फर्स्ट रिवीजन किया। तो उतना काफ़ी था शायद जो रिज़ल्ट आए उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ओवर हाइप्ड है कि हमें 3-4 रिवीजन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे से फर्स्ट स्टडीज़ और फर्स्ट रिवीजन भी कर ले तो भी बहुत है, अगर सोच समझ के ही किया तो। सो बेसिकली सारे मैं फाउंडेशन क्लियर हुए स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आपने दोनों ग्रुप का ही हमेशा पहला दिमाग में रखना है, बिकॉज होता है पढ़ाई करे अगर आप मेहनत करो, वो 9 मंथ्स आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड और डिसिप्लिन रहो तो इट इज़ पॉसिबल कि आप दोनों ग्रुप्स एक साथ क्लियर कर सकते हो। स्टार्ट आप वैसे ही करो, इन केस सिचुएशन चेंज होती है देन यू कैन शिफ्ट टू 1 ग्रुप, अगर आपको लगता है कि हमसे 2 ग्रुप नहीं हो रहे तो। बट प्रोबेबिलिटी है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर कर जाते हो। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, स्पेसिफिकली अब मैं मेरे सब्जेक्ट्स पे आता हूँ, तो जैसे कि आपके दोनों ग्रुप्स में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दोनों ग्रुप के, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, उसका क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, इन दोनों सब्जेक्ट्स का कितना इंपॉर्टेंस है दोनों ग्रुप को क्लियर करने में? फर्स्ट थिंग दैट, एंड सेकेंड थिंग कि आपका अकाउंट्स और कॉस्टिंग का क्लास में जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगा? प्लस आपको क्या एक्सपीरियंस आया कि कॉस्टिंग पढ़ते वक्त हमने क्या इजी किया? क्योंकि आपके कॉस्टिंग के मार्क्स बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जैसे कि मैं सारे मेरे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, श्रुति ने कॉस्टिंग में 95 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100 एंड भाग्यश्री ने 92 मार्क्स स्कोर किए हैं इन कॉस्टिंग। एंड ऑब्वियसली अकाउंट्स में भी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्क्स है। इनफैक्ट अकाउंट्स का पेपर जो था इस अटेम्प्ट का थोड़ा डिफिकल्ट था, जो कि मेरा मानना है उन दोनों का नहीं था। इस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि सर हमें तो नहीं लगा था डिफिकल्ट, तो वो दोनों बहुत ही पढ़ाई में आगे है। श्रुति ने 69 मार्क्स स्कोर किए हैं एंड भाग्यश्री ने 71 मार्क्स स्कोर किए हैं इन अकाउंट्स। तो आप कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स के बारे में अगर बच्चों को गाइड कर सको कि क्लास में कैसे सिखाया गया और बच्चों ने क्या और एडिशनल करना चाहिए जिससे कि वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके।
तो कॉस्टिंग और अकाउंट्स का तो मतलब आपने जो सिखाया और फिर जो होमवर्क्स दिए थे, तो अगर डेली होमवर्क करो तो वो इनफ प्रैक्टिस होती है, तो फिर ना प्रिपरेशन लीव में बहुत हेल्प होती है कि पहले ही राइटिंग प्रैक्टिस बहुत हो जाती है, क्योंकि बाद में फिर टाइम बहुत कम रहता, तो पूरा लिख के करने का टाइम नहीं रहता, तो फिर बाद में थोड़ा बहुत भी लिखा तो इट्स इनफ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो आपने होमवर्क दिया था वो तो सफिशिएंट था। तो वही, और कॉस्टिंग और अकाउंट्स मतलब एग्रीगेट में और बोथ ग्रुप्स मतलब मार्क्स भी जो भी ज़्यादा आए वो मेनली कॉस्टिंग और अकाउंट्स की वजह से ही आए, क्योंकि उसमें मतलब उन दोनों सब्जेक्ट्स ने बहुत हेल्प की हमारा स्कोर बढ़ाने में। और आपका मतलब टीचिंग स्टाइल तो बहुत ही अलग, मतलब आप जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते थे और नोट्स तो बहुत ही अच्छे थे। इतने कंसाइज नोट्स मैंने कहीं नहीं देखे अकाउंट्स और कॉस्टिंग के लिए, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स इतने बड़े हैं, लेकिन फिर उनको जो आपने कंसाइज करके दिया था एक या दो नोट्स में, तो फिर उनसे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि स्टडी लीव जो था उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहता पढ़ने का, तो फिर उतने में इट वाज मोर देन सफिशिएंट, और फिर बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई। तो कॉस्टिंग और अकाउंट्स के लिए मैं तो थैंकफुल हूँ कि आपसे लिया, क्योंकि उसने ही मतलब हेल्प किया है बहुत ही ज़्यादा। पहले तो थैंक यू सर। पूरा इंटर का जर्नी में कॉस्टिंग वाज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ योर टीचिंग। एंड अगर दोनों ग्रुप में देखें तो फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन है, तो लॉ बीइंग अ थियरी सब्जेक्ट स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और टैक्सेशन भी बहुत वास्ट है, उसमें भी दो सब्जेक्ट है, तो फिर बचता है अकाउंट्स। लेकिन जब अकाउंट्स भी देखे तो अकाउंट्स भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपने उसको बहुत कंसाइज कर दिया था, तो समझने में भी इजी हो गया था, और जो क्वेश्चन बैंक थी वो भी बहुत ही मतलब उसमें सब कवरेज था, तो उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उस वजह से अकाउंट्स में बहुत अच्छा स्कोर हो गया, और ग्रुप 1 का टेंशन थोड़ा सा निकल गया था, तो फिर बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई अच्छे से हो रही थी। और वैसे ही ग्रुप 2 में भी ऑडिट है और FMSM है, तो SM भी थेरी है और ऑडिट भी थेरी है, तो उधर भी स्कोर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ऑडिट में तो सबको पता ही है कि मार्क्स लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो उधर भी कॉस्टिंग ही बचता है। और कॉस्टिंग के लिए तो आपने सिखाया ही बहुत अच्छा था, एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे थे, और कॉस्टिंग की जो हमारी क्वेश्चन बैंक थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि अगर हम पेपर देखें तो उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन बैंक से कवर्ड थे, तो उसमें उस टाइम पे पेपर में कुछ नया हमको दिखाने, तो पेपर बहुत ईजी हो गया था उस वजह से। श्रुति और भाग्यश्री को मैं बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूँगा और आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन दोनों का जो टोटल है दोनों ग्रुप का 428 श्रुति का है एंड 434 भाग्यश्री का है। दोनों ने EY में आर्टिकलशिप क्रैक किया है और दोनों पुणे ब्रांच EY में आर्टिकलशिप करने वाले फॉर द नेक्स्ट 2 years। सो मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था अगला कि आर्टिकलशिप का प्लानिंग पहले से करना चाहिए या आफ्टर योर रिजल्ट आपने प्लान करना चाहिए। अगर प्लानिंग करना चाहिए तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत कितनी लेनी पड़ेगी, जो कि आपने करके दिखाया है, तो सारे बच्चों को ये भी हेल्प होगी कि आर्टिकलशिप का फोकस कैसा रखा जाए, आर्टिकलशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है या नहीं, और उसको इंटरव्यू में कैसे आपने प्रिपेयर किया, थोड़ा सा उसके बारे में अगर गाइड करें तो बहुत बढ़िया। तो मतलब मेरा ऐसा पहले से डिसाइडेड नहीं था कि बिग 4 में जाऊँ या फिर मिड साइज, क्योंकि बहुत सारे मतलब परसेप्शंस होते कि कुछ लोग ऐसा बोलते कि बिग 4 अच्छा है, मिड साइज अच्छा है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। तो फिर जब रिजल्ट आया उसके बाद ही मैंने सोचा कि ठीक है बिग 4 में कर लेते, क्योंकि फिर मेरा ऐसा था कि मुझे बाद में जॉब ही करना है इनिशियली, तो फिर उसके लिए मैं सोची कि एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा, इसलिए फिर मैंने बिग 4 में ट्राई किया। आपने ही रेफरेंस दिया था उसका भी, तो उसकी वजह से मेरा हो गया। इंटरव्यूज़ तो मतलब मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही थे, तो फिर ऑडिट अब मैंने तो स्टैट ऑडिट में किया था, तो फिर जो भी ऑडिट का पढ़ा था वही यूज़फुल था इंटरव्यूज क्रैक करने में, और हो गया, मतलब ग्रेटफुल, लेकिन हो गया। जैसे भाग्यश्री ने कहा कि
जैसे उसने कहा कि उसको भी जॉब ही करना था, तो मेरा भी ऐसा ही था कि आगे जाके जॉब ही करना है। तो मैंने सोचा था कि आर्टिकलशिप अगर बिग फोर से की तो अच्छा होगा, तो उस हिसाब से स्टडीज़ भी की थी, मतलब कि स्कोर अच्छा आया तो हेल्प हो जाएगी। और फिर बाय गॉड्स ग्रेस स्कोर भी अच्छा आ गया। और बिग फोर का ऐसा रहता है कि बिना रेफरेंस के थोड़ा काम डिफ़िकल्टी होता है, तो सर के ही स्टूडेंट थे तो उनके रेफरेंस से थोड़ा इजी हो गया। और अगर स्कोर अच्छा हो तो इंटरव्यू भी इजीली क्रैक हो जाता है, मतलब उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। और हमारा ऐसा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हमें एक ही जगह पे ट्राई करना था, तो वो भी हो गया, तो ग्रेटफुल फॉर दैट। दोनों बहुत ही पुराने दोस्त है और दोनों का आर्टिकलशिप भी एक ही जगह करना था और लकीली आपको मिल गया, तो उसके लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। सो बस मैं सम अप करना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड क्या आप रिकमेंड करते हो कि ज्ञान एकेडमी में आप अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग सीए इंटरमीडिएट का पढ़ाई करें, और फॉर सीए फाउंडेशन ऑल्सो। ये एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। मतलब ऑफ कोर्स रिकमेंड ही करूँगी। मैं तो मेरे जूनियर्स को अभी भी बताती हूँ कि अकाउंट्स और कॉस्टिंग अगर करना है तो मतलब आंख बंद करके ले लो जीएससी के क्लासेस, क्योंकि मैंने इससे बेटर तो कहीं नहीं देखे। और मैं हमेशा सबको ही रिकमेंड करूँगी कि प्रेफर जीएससी फॉर अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। और बहुत ही मज़ा आया सर आपके साथ पढ़ के। क्लासेस के बारे में बोलना है तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सर के फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है सर कैसा पढ़ाते हैं। लेकिन जो पहली बार इंटर के क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं, तो कॉस्टिंग और अकाउंट्स के लिए अगर आप एक बार डेमो लेक्चर्स भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, और आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना स्टडीज़ उनके हवाले कर दो, बाकी सब हो जाएगा। दैट्स इट। Thank you so much to all the viewers. This was a short video. इंटरमीडिएट की स्टडीज आप लोग फटाफट प्लान करिए और आइए हमारे पास, हम आपको पूरा गाइडेंस देने के लिए रेडी है एंड पम्प्ड अप है। सो थैंक यू सो मच।